हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जो एक पेपर करवाने वाला हूँ वो है आपका एचबीएससी का। ये आपका बिजनेस स्टडी का पेपर है जो कि पिछले साल 2025 में आपका आ रखा है। ठीक है, तो इसको रिवाइज करते हैं। इसको रिवाइज करने से कम जो प्री बोर्ड में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका रिवीजन आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रबंध क्या है, यानी कि व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होती है और प्रबंध क्या होता है। देखो, अब ऑप्शन क्या है समझो। जो एक प्रबंधक करता है, यानी कि व्हाट अ मैनेजर डज। जो एक अधीनस्थ करता है, सबऑर्डिनेट, यानी कि जो उसके साथ काम करता है वो करता है। जो एक स्वामी करता है, यानी कि मास्टर करता है। और जो नन ऑफ दिस। तो प्रबंध क्या है। देखो, सबऑर्डिनेट और स्वामी कभी भी प्रबंध नहीं करते। प्रबंध कौन करता है, मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजर करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, व्हाट अ मैनेजर डज। जो मैनेजर करेगा, जो काम मैनेजर करेगा उसी को क्या कहते हैं हम, मैनेजमेंट कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। बात समझ आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, पर्सनल स्किल आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट। यानी कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत कुशलता किसकी विशेषता है। पर्सनल स्किल किसके करेक्टर हैं। देखो, व्यक्तिगत कुशलता किसकी विशेषता है ये बताना है आपको। अब क्या वो पेशा है, यानी कि प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन से आपके पास पर्सनल स्किल आती है। कला, आर्ट से कोई पर्सनल स्किल आती है। साइंस, साइंस यानी कि विज्ञान से कोई पर्सनल स्किल आती है, या नन ऑफ दिस। तो देखो, इसको समझने के लिए आप ये समझो, पर्सनल स्किल क्या है। जैसे कि मान के चलो किसी व्यक्ति के अंदर ना कम्युनिकेशन की स्किल है। कम्युनिकेशन यानी कि वो किसी के भी सामने क्या कर सकता है, मतलब बिना रुके, बिना मतलब हेजिटेशन के बोल सकता है। ठीक है ना, उसके अंदर क्या है, एक कम्युनिकेशन स्किल है। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है, अब बताओ वो किससे आती है। क्या उसके अंदर प्रोफेशन होना चाहिए, क्या उसके अंदर कोई आर्ट होनी चाहिए, या उसके मतलब साइंस से यानी कि किसी टेक्नोलॉजी से पर्सनल स्किल आती है। तो इसका ऑप्शन है, ये तीनों गलत है। यानी कि पर्सनल स्किल किसी भी चीज से रिलेट नहीं करती, ना वो प्रोफेशन से करती है, ना आर्ट से करती है, ना साइंस से करती है। तो इसका मतलब क्या है कि पर्सनल स्किल इन तीनों में से किसी से भी रिलेट नहीं करती। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। बात समझ आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रख के क्वेश्चन को करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। समन्वय का संबंध प्रबंध के किस कार्य के साथ है। कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो, कोऑर्डिनेशन या समन्वय का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक साथ चलना, एक साथ चलना, एक साथ चलना। अब देखो, कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का किस फंक्शन के साथ रिलेट करता है। एक साथ चलना किसके साथ रिलेट करता है। क्या प्लानिंग, प्लानिंग में सभी व्यक्ति कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में सभी व्यक्ति कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन सब में क्या व्यक्ति कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। तो इसका ऑप्शन है ऑल। क्योंकि देखो, एक बात बताओ, एक साथ चलना यानी कि कोऑर्डिनेशन कहाँ पर जरूरी नहीं है, हर जगह जरूरी है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो वहां पर भी जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो वहां पर भी, और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कर रहे हो तो वहां पर भी कोऑर्डिनेट तो होना ही पड़ेगा ना। मतलब सामने वाला व्यक्ति आपके साथ नहीं चलेगा तो आप कोई भी चीज कर पाओगे। आप प्लानिंग कर रहे हो बट आपके सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा। तो कोऑर्डिनेशन यानी कि आपके साथ नहीं चल पा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर वो प्लानिंग तो हो ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन तो हर जगह जरूरी है। समझ में आ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन जो है हर हर फंक्शन की, हर एक्टिविटी में जरूरी है। यानी कि मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी में जरूरी है कोऑर्डिनेशन। बस समझ आ रही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से आप किस प्रकार की नीतियों की सिफारिश करते हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिसीज डू यू रिकमेंड। पॉलिसी का मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट, सॉफ्ट, बोथ और नन। यानी कि आपके बिजनेस में जो नीतियां बनाई जाती हैं, यानी कि पॉलिसीज बनाई जाती हैं, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं,
रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कैसे होने चाहिए? क्या स्ट्रिक्ट होने चाहिए, सख्त होने चाहिए बिल्कुल कि हर व्यक्ति को यही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा? सॉफ्ट होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल लाइटली कर दो, किसी पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाओ, ठीक है? या बोथ ए बी और नन, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए और बी, यानी कि स्ट्रिक्ट भी होने चाहिए और सॉफ्ट भी होने चाहिए। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो गया भाई? स्ट्रिक्ट का मतलब हो गया कि जैसे कि मान के चलो आपने कोई रूल्स बनाए, तो रूल्स को तो स्ट्रिक्टली करवाना पड़ेगा फॉलो, ठीक है? अगर आपने रूल्स में सॉफ्टनेस दिखाई तो बंदा क्या है कि उस रूल्स को क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। तो यानी कि आपकी पहली जो पॉलिसी है वो स्ट्रिक्ट भी होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट किस मामले में होनी चाहिए, किन कंडीशन में होनी चाहिए? रूल्स और रेगुलेशन की कंडीशन में आपके जो पॉलिसी है वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। और सॉफ्ट कब होनी चाहिए? मोटिवेशंस में, यानी कि आप अपने लोगों को मोटिवेशन दे रहे हो, तो मोटिवेशन कोई स्ट्रिक्ट तरीके से थोड़ी दिया जाता है कि वहां पर उसको धमका रहे हो कि आपको ऐसे ही करना चाहिए, आपको ऐसे ही करना चाहिए, नहीं। तो मोटिवेशन तो हमेशा सॉफ्ट तरीके से ही दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक बिजनेस के अंदर आपके पास दोनों प्रकार की पॉलिसी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट भी होनी चाहिए और सॉफ्ट भी होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संगठन लंबे समय तक चलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लास्ट अ लॉन्ग टाइम? कौन सा संगठन लंबे समय तक चलता है? औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों, या कोई नहीं? फॉर्मल, इनफॉर्मल, बोथ और डी? अब देखो लंबे समय तक चलने वाला तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फॉर्मल होता है, ठीक है? क्योंकि ये क्या होता है आपका? वेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ये क्या होता है? वेल स्ट्रक्चर होता है, स्टेबल होता है, जिससे ये क्या होता है कि लंबे टाइम तक चल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इनफॉर्मल इनफॉर्मल अगर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अधिकार का अंतरण। डेलीगेशन, अधिकार को बांटना। अधिकार को बांटने का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, बोथ ए बी, और डिवीजन ऑफ लेबर। तो देखो डेलीगेशन, अधिकार को अंतरण, अधिकार को बांटना सबसे बेस्ट तरीका है डिवीजन ऑफ लेबर का। किसका है? डिवीजन ऑफ लेबर का। यानी कि अगर आप हर काम के लिए अलग अलग लेबर का डिवीजन कर दोगे, अलग अलग काम दे दोगे हर व्यक्ति को, तो उनकी अथॉरिटी क्या होगी? अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक है? जिससे वो सही से काम कर सकते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो मेन बेसिस है वो क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर लेबर की बंटवारा कर दो, यानी कि हर काम के लिए अलग अलग लेबर को लगा दो, ठीक है ना? तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। अगला देखते हैं, सेवंथ, प्रमापों में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? यानी कि स्टैंडर्ड शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? स्टैंडर्ड्स में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, वो पहले से ही प्री डिटरमाइन क्राइटेरिया प्री डिटरमाइन क्राइटेरिया सेट करते हैं, प्री डिटरमाइन क्राइटेरिया सेट करते हैं, ठीक है ना? तो उनको कहते हैं हम स्टैंडर्ड्स। मतलब वो बताते हैं कि भाई पहले काम ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे। वो आप अपना क्या है कि पहले से ही क्राइटेरिया क्या करते हैं? प्री डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं? प्री डिटरमाइन। तो स्टैंडर्ड शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? स्टैंडर्ड्स में क्या क्या होना चाहिए? पहला, वॉर्थी टू अचीव। तो देखो जो भी प्री डिटरमाइन कर रहे हो उसमें अचीव होने का मतलब अचीव होने की योग्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप मतलब एक लिस्ट बना रहे हो कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो उसमें प्राप्त करने की योग्यता होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। स्केलेबल, मापने की योग्यता, यानी कि आप ये माप सकते हैं कि कौन सा काम पहले करना चाहिए और कौन सा काम बाद में करना चाहिए। इसको कहते हैं स्केलेबल, यानी कि मापने की योग्यता। लोचपूर्ण, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है अगर मान के चलो ये काम नहीं हो रहा तो तुरंत ही हम कोई दूसरा काम कर दें उसके बिहाफ पर,
तो उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल, या ऑल ऑफ दी अबव। मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब है कि पहले से ही दूसरा ऑप्शन, दूसरा प्लान लेके चल रहे हो आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड्स में वैसे तो तीनों चीजें होनी चाहिए। प्राप्त करने की योग्यता, वर्थ टू अचीव भी होनी चाहिए। मापने की योग्यता, स्केलेबल भी होनी चाहिए, और लोचपूर्ण भी होनी चाहिए। अगर कोई काम रह गया, मतलब कोई काम नहीं हो रहा, तो तुरंत दूसरा काम कर दें। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव, कि एक स्टैंडर्ड्स में सारी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंतिम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट। तो देखो, कंट्रोलिंग जो होता है, अगर आपने पढ़ा हो, तो सबसे पहले क्या आता है बताओ? सबसे पहले आता है प्लानिंग। सबसे पहले क्या आता है? प्लानिंग, ठीक है, योजना। दूसरे नंबर पे क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग। दूसरे नंबर पे क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग। तीसरे नंबर पे क्या आता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग को स्टाफिंग ही कहते हैं। और चौथे नंबर पे क्या आता है? डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशन। फिर लास्ट में आता है आपका कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण। ध्यान रखना, अगर जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि कंट्रोलिंग कौन सा मतलब फंक्शन है, तो ऐसे और भी तो आ सकते हैं कि स्टाफिंग कौन सा है, ऑर्गेनाइजिंग कौन सा है, ये याद रखो, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से आपके ये आते हैं। तो कंट्रोलिंग कौन से पे आ रहा है? लास्ट पे आ रहा है, ठीक है ना। कौन से पे आ रहा है? लास्ट पे आ रहा है, ठीक। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डैश आंतरिक भर्ती का लाभ है, डैश इज द मेरिट ऑफ इंटरनल रिक्वायरमेंट। तो आंतरिक भर्ती का लाभ क्या है? इंक्रीजिंग इन मोटिवेशन, मोटिवेशन को बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्रियल पीस, ये भी सही बात है। देखो, मोटिवेशन होगा तो लोगों में क्या रहेगी? शांति रहेगी, ठीक है। और बोथ ए एंड बी, तो दोनों ही सही हैं आपके ऊपर वाले, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगला देखते हैं, कार्यशील पूंजी क्यों आवश्यक है? वाई वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। वर्किंग कैपिटल का काम क्या है? देखो, ये वर्किंग कैपिटल का तो आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है कि इसका काम क्या है। टू बाय लैंड? नहीं। टू बाय बिल्डिंग? नहीं। टू पे फॉर डेली वर्क? बिल्कुल सही। टू बाय मशीन? नहीं। तो वर्किंग कैपिटल का जो मेन काम है वो है डेली खर्चों को पे करना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, निम्न में से निम्न में से किसे चालू संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन करेंट एसेट्स। ये तो सब जानते हैं, करेंट एसेट्स में कौन सी नहीं आती? कैश तो आती है, स्टॉक आता है, डेटर भी आते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आती, ठीक है। अगला, डनलप निम्न में से किसका उदाहरण है? डनलप, डनलप इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, डनलप एक नाम है, ठीक है। तो नाम है तो ये ब्रांडिंग तो नहीं है, ब्रांड भी नहीं है, ये ब्रांड का नेम है। क्या है? ब्रांड का नेम है। तो ध्यान रखना है, डनलप एक नाम है तो ये ब्रांड का नेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 13, डैश इज कॉल्ड अ मार्केटर। मार्केटर कौन है? यानी कि विपणनकर्ता, विपणनकर्ता किसे कहते हैं? सेटिस्फैक्शन सीकर, संतुष्टि खोजने वाला। सेटिस्फायर, संतुष्टि प्रदान करने वाला। सेलर, वस्तुएं बेचने वाला, सेवाओं को बेचने वाला। देखो, एक जो मार्केटर होता है ना, मार्केटर का काम सिर्फ वस्तुओं को बेचना और सेवाओं को बेचना नहीं होता, और ना संतुष्टि को खोजना होता है। उसका मेन काम होता है संतुष्टि प्रदान करना, यानी कि किस प्रकार से वो सामने वाले कस्टमर को संतुष्टि प्रदान करे। यानी कि अगर सामने वाले व्यक्ति को कुछ चीज चाहिए तो वो उसी प्रकार की चीज ला के दे, उसको कहते हैं मार्केटर। बात समझ आ रही है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सेटिस्फायर, ठीक है। मार्केटर कौन होता है? एक सेटिस्फायर होता है। 14,
विज्ञापन के लिए डैश का होना आवश्यक है। विज्ञापन के लिए क्या होना आवश्यक है, यानी कि डैश आर द रिक्वायर फॉर एडवर्टीजमेंट। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। बी प्रयास यानी कि एफर्ट, बोथ एड मी एट टेलीविजन। देखो एक्सपेंडिचर और एफर्ट ये दोनों चीजें एक एडवर्टीजमेंट के लिए चाहिए। आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो बट एफर्ट नहीं कर रहे तो फिर आपके एडवर्टीजमेंट का कोई फायदा नहीं है। एफर्ट लगा रहे हो एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे तो भी फायदा नहीं है। टेलीविजन एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो आपका ध्यान क्या रखना है, एडवर्टीजमेंट के लिए बोथ ए एंड बी, एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए और एफर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। अगला, डैश विज्ञापन के विरुद्ध आपेक्ष है। डैश इज एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट। ऑब्जेक्शन अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन के खिलाफ आपत्ति। विज्ञापन के खिलाफ आपत्ति, तो कौन सी चीज आपत्तिजनक है विज्ञापन के खिलाफ, विज्ञापन से? ऑप्शन है डिसरिगार्ड्स फॉर सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना। रिडक्शन इन प्राइस, मूल्यों में कमी। विभिन्न उत्पादों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब स्टार्टिंग ये देखो, पहले ये समझो, वैसे इसका ऑप्शन क्या है, डिसरिगार्ड्स फॉर सोशल वैल्यू। अभी समझाता हूं कैसे। इसमें क्या है, रिडक्शन इन प्राइस, एडवर्टीजमेंट से प्राइस की वैल्यू कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती। जैसे कि 50 लोग अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उसमें प्राइस में क्या फर्क आएगा, जिसकी वैल्यू जितनी है वो तो उतनी ही देगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, कई प्रकार के डिफरेंट प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है। तो भाई ये कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है, कई प्रकार के डिफरेंट प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाना कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है क्योंकि कई प्रकार के लोग अलग अलग क्वालिटी बनाते हैं तो लोगों की इंप्रूवमेंट बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ऑप्शन है आपका सही, डिसरिगार्ड्स फॉर सोशल वैल्यू। ये क्या मतलब है, इसका मतलब है सामाजिक मूल्यों की अवहेलना का मतलब है कि मान के चलो एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट कई प्रकार की होती है ना, तो उसमें ये होता है, उसमें ये बताया जाता है कि देखो अगर आप कॉस्टली चीज खरीदोगे, महंगी चीज खरीदोगे तो वो अच्छी होगी, ठीक है। और अगर चीप खरीदोगे तो वो क्या होगी, यानी कि सस्ती खरीदोगे तो वो बेकार होगी, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट क्या है, समाज को ये बता रही है कि जो हाई कॉस्ट की चीज होती है वो अच्छी होती है, ठीक है, और जो लो कॉस्ट की चीज होती है वो क्या होती है, बेकार होती है, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सबसे मेन जो मतलब उसकी जो आपत्तिजनक बातें हैं एडवर्टीजमेंट की, वो क्या है, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना करना। वो सामाजिक मूल्यों का क्या कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, बस समझ रही है। तो डिसरिगार्ड्स फॉर सोशल वैल्यू ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने ना 15 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू के थे वो सारे के सारे आपको करवा दिए, ठीक है। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम जो 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक आप इसको सही से समझिए।